नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने की पावर किसको दी है, किस अथॉरिटी को दी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दिया है ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, सेकंड ऑप्शन दिया है पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट और फोर्थ ऑप्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और किसी कोर्ट के पास या पार्लियामेंट के पास या किसी अथॉरिटी के पास ऐसी पावर नहीं है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फंडामेंटल राइट्स आर डैश। तो आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स कैसी हैं। तो पहला जस्टिफिएबल है, दूसरा नॉन जस्टिफिएबल है, और तीसरा दिया है फ्लेक्सिबल है, और चौथा दिया है रिजिड है। ठीक है, तो जस्टिफिएबल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, जस्टिफिएबल होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, द नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी, हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करना है, ये बात कहाँ से उठी थी, तो ये बात उठी थी नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में आई थी। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड में कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर टू फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स की बात GOI 1935 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट में कहा गया है द अगस्त ऑफर 1940 फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी, इसने भी नहीं करी थी। क्रिप्स मिशन ने भी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करी थी। ठीक है, तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, सिर्फ उसमें ही फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आपको टिक लगाना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया, राइट आर द क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। ठीक है, तो राइट्स क्या होते हैं कि स्टेट के क्लेम्स होते हैं अगेंस्ट द सिटीजन, ये बात बिल्कुल गलत है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, राइट आर द प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। तो देखिए, स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन राइट्स यहाँ प्रिविलेज हैं, तो ये बात गलत है, राइट्स प्रिविलेज नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सी में क्या कहा गया, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ये बात बिल्कुल सही है कि मान लीजिए स्टेट कुछ गलत काम करता है, इसी के लिए राइट दी गई हैं। ठीक है, ये राइट क्या है, क्लेम्स हैं। किसके क्लेम्स है, सिटीज़न के क्लेम्स है, और किसके अगेंस्ट, द स्टेट के अगेंस्ट, कि स्टेट किसी भी पर्सन के विरुद्ध कोई भी गलत काम या उनके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म ना कर सके। ठीक है, इसी के लिए राइट्स दी गई हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। पहला गया कांट बी सस्पेंडेड, तो सस्पेंड किए जा सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, इमरजेंसी होती है, उसमें सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, लेकिन सारे राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू लाइफ, इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत है। सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही दिया गया है, मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पर इसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, सबको नहीं सस्पेंड कर सकते। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ की आपको बताना है, दोनों में कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में सही होता है। पहला दिया गया, राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़। ठीक है, तो राइट जो है वो कोरिलेशन के मतलब ड्यूटीज़ के कोरिलेशन में रहते हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया, राइट आर पर्सनल एंड हेंस डिपेंड्स ऑन सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, गलत है। राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट। ठीक है, तो क्या राइट ही सिर्फ एडवांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज़ एडवांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बात गलत है। ड्यूटीज़ नॉट द राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स, ये भी गलत है। ठीक है, किसी भी स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए जितना इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स भी होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं।
सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ में कहा गया अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया है। ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन, वही देखिए सेम क्वेश्चन दे दिया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ प्रोवाइड करी गई हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन और लेजिस्लेटिव पावर। तो देखिए लेजिस्लेटिव पावर को लिमिट कौन करता है, मतलब उसको एक लिमिटेशन कौन प्रोवाइड करता है? एब्सोल्यूट लिमिटेशन प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर को। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 14 है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या करता है कि ये लिमिटेशन देता है, एब्सोल्यूट लिमिटेशन करता है, लिमिटेशन प्रोवाइड करता है किसको? लेजिस्लेटिव पावर को, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14। 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसीज SC STs मेड। तो देखिए आपको पता है रिजर्वेशन जो दिया गया है SC ST OBCs को, और किस चीज़ के लिए? जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें मतलब एडमिशन लेने के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो वो आर्टिकल है 15। आर्टिकल 15 का 5th पार्ट है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर लॉज मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट। देखिए मेनली आपसे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखता है बाकी और चीज़ों से, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये जो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 13 है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 13 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इक्वालिटी सही है, ये आप लोग को याद रखना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। अब देखिए आर्टिकल नंबर 13 जो है, आर्टिकल नंबर 13 किस बारे में बात कर रहा है? तो आर्टिकल नंबर 13 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स को पैरामाउंट मतलब सबसे ऊपर रखने की यहाँ पर बात करी जाती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग डैश। तो किसका पैरामाउंसी दिखानी है? फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर है, ये आपको यहाँ पर समझना है। आर्टिकल नंबर 13 में ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी। तो देखिए 14, 15, 16 और 19, इनमें आपको बताना है कौन सा अलग कैटेगरी का है। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है ये डिफरेंट कैटेगरी का है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक राइट टू इक्वालिटी चलती है। कौन सी राइट है? इक्वालिटी है, ठीक है। और फिर राइट टू फ्रीडम है, तो ये जो आर्टिकल नंबर 19 है ये राइट टू फ्रीडम का है। 14th क्वेश्चन पे आएंगे। 14th क्वेश्चन में कहा गया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ग्रांटेड बाय द 4 आर्टिकल्स विच आर। तो कौन से 4 आर्टिकल हैं जिसमें राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक, ठीक है, बता देते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन। तो आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक जो है ये क्या बता रहा है? तो राइट टू फ्रीडम बता रहा है। 14 से 18 याद रखिएगा, 14 से 18 क्या बताता है? तो 14 से 18 में बताया गया है राइट टू इक्वालिटी। और 19 से 22 में क्या बताया गया है? राइट टू फ्रीडम बताया गया है। राइट 32 देखेंगे लास्ट है, और ये कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, मेनली पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिड्यूस द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब जो पुरुष है या महिला है दोनों अगर बराबर का काम करती हैं तो उनको बराबर का पे भी मिलना चाहिए। बात किस में कही गई है, मतलब कहाँ से ये चीज़ पता चलती है? तो पहला द वर्ल्ड सोशलिस्ट यूज इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशलिज्म कहीं ना कहीं यही कहता है, बिल्कुल ठीक है। रेड विद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ मिसिंग है, इसको छोड़ दिया जाए फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। देखिए प्रोहिबिशन जो होता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी मतलब कि कोई भी कास्ट, क्रीड
या रिलीजन को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करने का काम आर्टिकल नंबर 15 में दिया गया है। इज़ अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। तो जो फंडामेंटल राइट है ये किसके अंडर क्लासीफाई किया गया है, मतलब किसके अंडर है ये, तो ये राइट टू इक्वालिटी में आता है। किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी में आता है। याद रखिएगा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं कर सकता है, ये किस में आता है? तो राइट टू इक्वालिटी में आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज़ ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स दे आर। तो अभी हमने बताया था 14 से 18 तक है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी को ही डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट टू इक्वालिटी में नहीं आता है। तो देखिए एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। तो पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आता है। सोशल इक्वालिटी भी आती, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी आती। कौन नहीं आता? तो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आती। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पर जो बात करी गई है फंडामेंटल राइट्स की, आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन को ख़त्म करने में मदद करता है। ठीक है, जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि कम एज के बच्चों को माइनिंग वर्क इन सब में भेजा रहा है, तो इसके अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल बनाया गया था, ये आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट बनाया गया था। तो इसमें आर्टिकल नंबर 24 की यहाँ पर बात करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल डैश ऑफ ICCPR। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन से आर्टिकल में चाइल्ड राइट का प्रिवेंशन बताया गया है। तो ये भी आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी ICCPR क्या है तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ये कह सकते हैं कि जो भी पब्लिक राइट्स हैं उनके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट बैंक क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो किस ह्यूमन राइट की यहाँ पर बात होती है जब हम लोग बात करते हैं इरेडिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट जो बात होती है, उसकी इरेडिकेशन की जो बात होती है, वो किस जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये सेकेंड जनरेशन की बात हो रही है इसमें। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि इरेडिकेशन जितने भी सोशल इवल्स हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इसको जब इरेडिकेट करने की बात होती है तो ये किस जनरेशन की बात है? तो ये सेकेंड जनरेशन की बात यहाँ पर हो रही है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी। तो देखिए अनटचेबिलिटी बहुत ही ख़राब चीज़ है, आपको पता ही होगा। पहले कुछ मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले की अगर बात करी जाए तो अनटचेबिलिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, बाद में इसको बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया। तो कौन सा आर्टिकल इसको एबॉलिश करता है पूछा गया, तो आर्टिकल नंबर 17 जो है वो इसको एबॉलिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो किससे डील करता है? तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट एनी एक्ट कंस्टिट्यूटिंग ऑफेंस वॉज कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी इफ़ सच ऑफेंस इज़ कमिटेड इन रिलेशन टू। तो देखिए कोई भी अगर अनटचेबिलिटी से रिलेटेड बात हो रही है तो कोर्ट उसको कब मानेगा? जब वो जो भी ऑफेंस हो रहा है वो किस कम्युनिटी का हो रहा है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो कम्युनिटी आएगी वो आ जाएगी शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट जो है वो मेनली अनटचेबल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज अमेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराइजन केस। तो देखिए स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराइजन जो केस था उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट था जो क्या कर दिया गया था, अमेंड किया गया था। मतलब इस केस को लेके कौन सा फंडामेंटल राइट को अमेंड किया गया था, ये आपको इसको क्वेश्चन में बताना है। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को इसके अगेंस्ट, मतलब जब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था तो इसका अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का अमेंडमेंट हुआ था किस केस के थ्रू? तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराइजन केस में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का अमेंडमेंट हुआ था। क्वेश्चन 26 पे आएंगे। 26 कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको पता ही होगा, जो सोशल मीडिया है, मेनली जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, आपने सुना होगा वो कहीं भी कोई भी बात कह सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी कह सकते हैं जो सिर्फ भारत की संप्रभुता, मतलब जो सॉवरेनिटी है, उसको
कोई भी हार्म ना पहुंचाए, बाकी कोई भी न्यूज़ वो चला सकते हैं। तो ये जो इनके पास राइट है, जो फ्रीडम है, ये कहाँ से आता है इनके पास में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इनको ये राइट देता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 19। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 19 है। याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 19 रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया, अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट। तो आपको बताना है जो एससी और एसटीज़ हैं, ठीक है, इनको फंडामेंटल राइट कौन सा, मतलब कौन से आर्टिकल में ऐसा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड है जो इनको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल नंबर 17 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 देखिए क्या कह रहा है। 28 में कहा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज़ इंक्लूडेड इन। अब देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस तो नहीं देता, लेकिन फिर भी राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इंक्लूडेड है किस में, ये आपको बताना है। तो अभी हमने आर्टिकल नंबर 19 की बात करी थी, तो आर्टिकल नंबर 19 को और ज़्यादा डीप में अगर देखें तो आर्टिकल नंबर 19 का 1A जो है उसमें ये इंक्लूडेड है, क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रीडम ऑफ जो राइट टू फ्रीडम है, किस चीज़ का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, ये कहाँ पर प्रोवाइडेड है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आर्टिकल नंबर 19 में प्रोवाइडेड है। किसमें? आर्टिकल नंबर 19 में प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, फ्रीडम ऑफ न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया। अभी हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस देखा था, तो आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में था, और वही न्यूज़पेपर्स का भी आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये भी आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में ही प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, एज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो देखिए, ये आपको पता ही होगा कि हम लोग के पास एक फ्रीडम है जिसको कहा जाता है कि फ्रीडम हम लोग आसानी से कहीं भी असेंबल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म कोई भी असलहे लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? तो घेराव, ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, ये आपका ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है इसमें, इस फ्रीडम में। पीसफुली असेंबली, ये सही है। पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, ये भी आपका सही है। और डी में कहा गया, स्टेट कैन मेक लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट, ये भी सही है। स्टेट क्या कर सकता है? कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है इस राइट पे, भी आपको समझना है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो इसमें गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड अ सिटीजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए, जो फ्रीडम होता है, जो पर्सन का फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया सकता, ये आपको बताना है। ये किस आर्टिकल में या मतलब कहाँ पर बोला गया है? तो ये सॉवरेंटी ऑफ इंडिया को दर्शाता है, इसलिए इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। लेकिन ये भी याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कि अगर कोई भी ऐसी बात कही जाती है, कोई भी ऐसा कमेंट किया जाता है जो सॉवरेंटी ऑफ इंडिया को मतलब घात पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, तो इस आर्टिकल को उस समय कैंसिल भी किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जो आर्टिकल रिलेटेड है वो आर्टिकल नंबर 21 है, इसको राइट टू लाइफ भी कहते हैं। क्वेश्चन 34 में कहा गया, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। तो बाहर अगर कहीं टहलने घूमने जाना है तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आप आर्टिकल देखेंगे, ठीक है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड का आर्टिकल आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो देखिए, जो आगे बात करी गई है वो किस में करी गई है? तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो कौन सा आएगा? आर्टिकल नंबर 21 आएगा। तो आर्टिकल नंबर 21 की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर पूरे भारत में अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 19 है, और अब्रॉड अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d) रेड विद आर्टिकल नंबर 21। तो देखिए, 19(1)(d) के साथ में जब हम लोग आर्टिकल नंबर 21 को पढ़ते हैं तो किसकी बात यहाँ पर हो रही होती है? तो यहाँ पर हो रही होती है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड की बात। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड की बात हो रही है। नेक्स्ट की क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल
विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 21 में क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय डॉक्टर, ये सही है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी होता है। इसके बाद पॉल्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है आर्टिकल नंबर 21 में। कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो कैपिटल पनिशमेंट इंक्लूडेड नहीं है आर्टिकल नंबर 21 में। 25 में पूछा गया है 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, किससे सब्जेक्टेड नहीं है, आपको बताना है। तो पब्लिक ऑर्डर से सब्जेक्टेड है, हेल्थ से भी है, मोरालिटी से भी है, ह्यूमैनिज्म से नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 38 में, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ कृपान्स बाय सिख। तो आपको पता ही होगा जो सिख होते हैं वो कृपान लेके चलते हैं, ठीक है, और ये इनका फंडामेंटल राइट है। तो एक इस आर्टिकल में चीज़ दी गई है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये आर्टिकल नंबर 25 में चीज़ दी गई है, तो आर्टिकल नंबर 25 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं आर्टिकल नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू। अब देखिए आर्टिकल नंबर 25 जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40th पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपरली मैच्ड। तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्रॉपरली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो पहला दिया गया है, तो 40th क्वेश्चन में अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में कहा गया आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर, ये बिल्कुल सही है। 23 जो आर्टिकल है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक और जो ह्यूमन का ट्रैफिकिंग होती है उसको प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल ठीक है। 24 क्या करता है कि एम्प्लॉयमेंट जो चिल्ड्रन का फैक्ट्रीज में होता है उसको प्रोहिबिट करता है, भी ठीक है। आर्टिकल 26 क्या करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसको प्रोहिबिट मतलब जो लोग क्या करते हैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करते हैं उसका फ्रीडम प्रोवाइड करता है उसको, मतलब उन लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, ये भी आपका आर्टिकल सही है। तो ए बी सी सही है, कौन सा गलत है, तो आर्टिकल नंबर 29 में बात गलत बोली गई है। इसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ के द्वारा जो फ्रीडम मतलब माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम दी गई है कि ये अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 30 में दी गई है, 29 में नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन गलत है, तो इसमें यही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको बताना है कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला दिया गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, आर्टिकल नंबर 23 बिल्कुल ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल नंबर 29 ये भी सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए कहा गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल नंबर 31 दिया गया, आर्टिकल 31 नहीं है। ये आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 30 है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। वही देखिए क्वेश्चन फिर से बोल दिया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ पास राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 30 में ये चीज़ दी गई है। क्वेश्चन 43 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से राइट यहाँ पर इन्फोर्स किए जा सकते हैं, मतलब किस आर्टिकल की यहाँ पर आर्टिकल 32 में जो राइट है वो कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की यहाँ पर बात होती है क्वेश्चन नंबर 43 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बताना है। तो पहला कहा गया के.एम. मुंशी वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, ये थे मेंबर। सेकंड में कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी सही है। पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957, ये भी सही है, ठीक है। तो जो पंचायती राज जो सिस्टम आया था वो बलवंत राय मेहता कमेटी के वजह से आया था जो 1957 में आया था, ठीक है। तो ये भी सही है बात। तो यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है इसमें कहा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका गलत है क्योंकि गार्जियन जो है फंडामेंटल राइट्स का वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को कहें जो ज़्यादा अच्छा है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया लेकिन जुडिशरी दिया है, तो जुडिशरी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 47th क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज रिगार्डेड एज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी गार्जियन और कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, ये दोनों कौन है? तो ये दोनों है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, किस आर्टिकल को बोला है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है, इसको बोला गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 49th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज टर्म्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आर्टिकल नंबर 32 की यहाँ पर बात हो रही है। आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, और उसको अम्बेडकर जी ने क्या बोला है? तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। 50th क्वेश्चन पे आते हैं। 50th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखिए हाई कोर्ट इशू कर सकती है, और किस चीज़ के लिए? कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है उसको सिक्योर किया जाए। तो ये जो रिट है कौन सी है? तो हेबियस कॉर्पस होती है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस होती है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। 51 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं, इसमें कहा गया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट को राइट मिल गई थी अमेंडमेंट करने की फंडामेंटल राइट्स में। आपको बताना है किस केस के थ्रू ये मिली थी। तो ये मिली थी गोलकनाथ केस में। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जब भी बात करी जाएगी तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि ये किस केस से रिलेटेड है। तो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, या केरला स्टेट से रिलेटेड ये वाला केस है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट केस में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टीज अ डैश। तो राइट टू प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और अब ये क्या है? एक लीगल राइट है। और ये कौन से आर्टिकल में है? तो 300A के आर्टिकल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैड बीन ओमिटेड। तो देखिए किस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था? तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। और ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यही कह रहा है व्हेन वाज फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश्ड। तो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो कब एबॉलिश्ड हुई थी? तो 44th अमेंडमेंट में तो हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, लेकिन कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एबॉलिश्ड। तो सिंपल सा आंसर है, अभी हमने देखा 44th अमेंडमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश्ड। तो किसको रिमूव किया था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है जो फंडामेंटल राइट है जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको ख़त्म कर दिया था और इसको लीगल राइट बना दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या कहा गया, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़। तो अभी हमने इसका आंसर देखा भी था, तो कैसा राइट है? तो लीगल राइट है। नेक्स्ट पे आएंगे। 59th क्वेश्चन कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड। अब देखिए डिलीट किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको डिलीट किया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दी 6 फंडामेंटल राइट। तो कौन सी इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पूछा गया है। तो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। कौन नहीं है? तो राइट टू प्रोटेस्ट कोई भी फंडामेंटल राइट आपकी नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फिर से वही क्वेश्चन है, कौन फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू फ्रीडम है, इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, बस राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है। 62nd क्वेश्चन कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। तो कौन सी राइट को ग्रांट नहीं करता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू लिबर्टी देता है मींस राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देता है। तो राइट टू इक्वल शेल्टर ऐसी कोई भी आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। RTE वॉज इंक्लूडेड इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो RTE किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड किया गया था? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? RTE से रिलेटेड है। क्वेश्चन 64th पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स। तो देखिए सिटीजन जो भारत के नागरिक हैं उनको कौन सा फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड नहीं है? तो फर्स्ट में कहा गया राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ये प्रोवाइडेड है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। कौन सा नहीं है? तो राइट टू जेंडर इक्वालिटी ऐसा कोई भी अगर आप देखेंगे तो राइट टू जेंडर इक्वालिटी हालांकि है, यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर बात करी जाए
तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी सारे के सारे जो है फंडामेंटल राइट हैं, कहीं ना कहीं राइट टू जेंडर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में आ जाएगा, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये कोई फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ अवेलेबल टू ऑल पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबको अवेलेबल है, ऐसा कौन सा राइट है? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, सभी लोग, मतलब ये हो गया कि जो इंडियन के सिटीज़न हैं या जो भारत के सिटीज़न नहीं है, सबको वाला जो राइट है वो अवेलेबल है। और वो कौन सा राइट है? राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, सबको अवेलेबल है। डिस्क्रिमिनेशन सबको अवेलेबल नहीं है, लिबर्टी सबको अवेलेबल नहीं है, और कल्चरल एजुकेशन राइट भी सबको अवेलेबल नहीं है। 66 पे आते हैं, ब्रिटिश सिटीज़न स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। तो देखिए कोई ब्रिटिश सिटीज़न है और वो अगर भारत में रह रहा है तो कौन सा राइट को क्लेम नहीं कर सकता है? तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, सेकंड में कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये तो क्लेम कर सकता है, इसको भी क्लेम कर सकता है, राइट टू लाइफ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या इसको क्लेम कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो देखिए उसका जो भी रिलीजन है वो उसको आसानी से फ्री है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है जो भी वो चाहता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ये इसके लिए नहीं है, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड को ये अपने आप से नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या कहा गया। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट होस्टिंग नेशनल फ्लैग एट द टॉप ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग इज़ फंडामेंटल राइट। देखिए कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग है उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना ये फंडामेंटल राइट है, और ये किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कही गई है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। फॉरेन सिटीजन को कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ अवेलेबल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये जो है ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, बस बी ऑप्शन जो है ये अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 14 है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। मतलब ऐसा कौन सा राइट है जो सिटीजन को तो अवेलेबल है ही है लेकिन नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है? तो यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, सेकंड में कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, थर्ड में है फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। तो देखिए ना ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इनके पास में, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ही फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और ना ही प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का कोई फ्रीडम है। तो यहाँ पर हालांकि चारों के चारों जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू या इक्वालिटी बिफोर लॉ। याद रखिएगा क्या कौन सा लॉ होता है, कौन सी राइट इनके पास अवेलेबल है, जो दोनों के पास है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक अवेलेबल है, और राइट टू लाइफ, ये दो ऐसे लॉज हैं या ये कह सकते हैं ऐसे राइट्स हैं जो सबको अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो या ना हो। नेक्स्ट पे आते हैं, 71st क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रीड विद द वर्ड सोशलिस्ट यूज इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्ड अ सुप्रीम कोर्ट टू डिड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे इक्वल वर्क। तो देखिए आपको सिंपल सी बात बतानी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 14 और 16 में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। तो 14 और 16 इन दोनों इसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, राइट टू मतलब इक्वल वर्क और इक्वल पे वाला, ठीक है। इक्वल मतलब कोई भी ये कह सकते हैं कि इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल चीज़ पूछी गई है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें सबके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो सब समान एक ही तरीके की है, ये किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 16 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज़ मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द विच आर्टिकल। तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आर्टिकल नंबर 13 का सेकेंड पार्ट और 14th, ये दो आर्टिकल हैं जो ये बात कहते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का वो क्या रिकॉग्नाइज़ करता है, किनको रिकॉग्नाइज़ करता है? तो देखिए रिलीजियस जो है, रिलीजियस माइनॉरिटी को तो रिकॉग्नाइज़ करता ही करता है, और उसके साथ ही साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी रिकॉग्नाइज़ करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2075 में देखते हैं, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो बिटवीन द एज ग्रुप 6 से 14 ईयर इज़ इंक्लूडेड इन। देखिए राइट टू एजुकेशन जो है वो किस में इंक्लूडेड है, आपको पता होगा एक फंडामेंटल राइट हो गई है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। When was right to education added through the amendment in the Constitution of India? तो कब ऐड हुई थी राइट टू एजुकेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऐड हुई थी 1 अप्रैल 2010 को। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 77th क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट। तो देखिए ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है, और हमारे भारत के संविधान में भी लिखा गया है अब। तो ये है राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 78th क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पर भी कौन सी ऐसी राइट है फंडामेंटल जो सस्पेंड नहीं किया जा सकती है? तो वह राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। तो हिंदू क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो हिंदू में बुद्धिस्ट आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, कौन नहीं आते? तो पारसीज जो है वो हिंदू में नहीं आते हैं आर्टिकल 25 के हिसाब से। एन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड। तो देखिए कोई अगर एक्यूज़ है, कोई अगर मतलब अपराधी है, वो अपने अपराध के लिए खुद मतलब विटनेस नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अपना विटनेस अपने अगेंस्ट कोई भी चीज़ खुद नहीं कह सकता है कि उसकी बात ये नहीं कह सकता कि मैंने जुर्म किया मुझको फांसी दे दो, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ या अगेंस्ट जो भी मतलब कातिल है उसके अगेंस्ट वो खुद नहीं कह सकता है कि अगर वो खुद अपराध किया हुआ है तो अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकता है। तो ये किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपका है आर्टिकल नंबर 20 का 3rd पार्ट। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एक्यूज रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इनकमनेशन। तो देखिए सेल्फ इनकमनेशन का मतलब यही है कि अपने को अपने अगेंस्ट कोई भी गवाही नहीं दे सकता, और दूसरी बात डबल बार मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ को लेके, एक ही अपराध को लेके उसको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ये किस में कहा गया है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 20 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट पे आते हैं 82, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो एक से ज़्यादा बार नहीं उसको पनिश कर सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए। ये किस में कहा गया? तो आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है, अभी हमने देखा भी था ये। और सेल्फ इनकमनेशन भी इसी में कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं 83, कह रहा है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड। तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि राइट टू लाइफ की बात यहाँ पर मेनली करी गई है। तो ये मतलब यहाँ पर जो बात करी गई है वो यही करी गई है कि कोई भी पर्सन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये किस में कहा गया? तो राइट टू लाइफ की बात है, आर्टिकल नंबर 21 में कही गई है। 84 में आते हैं, इसमें कहा गया विच आर्टिकल गिव सेफगार्ड टू फंडामेंटल राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो देखिए कोई पर्सन अगर अरेस्ट होता है तो उसके फंडामेंटल राइट्स उसके पास हैं, उसको कोई ले नहीं सकता। तो ये बात किस में कही गई? तो आर्टिकल नंबर 22 में कही गई है, ठीक है, जो उसके फंडामेंटल राइट्स को तब भी सेफगार्ड करते हैं चाहे वो अरेस्ट हो जाए फिर भी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर। तो देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी पर्सन को बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कितने दिनों के लिए? 3 मंथ के लिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा के लिए नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। 86 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज़ रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर लिबर्टी ऑफ पर्सन। तो सबसे बड़ा सेफगार्ड है किसी भी पर्सन की लिबर्टी के लिए वो कौन सा है? हेबियस कॉर्पस है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 कह रहा है बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनैक्टेड इन ईयर। तो देखिए बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है, और किससे? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एबॉलिश कर दिया था, लेकिन कब? 1976 में एबॉलिश हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 88th क्वेश्चन है, द चाइल्ड लेबर वॉज प्रोहिबिटेड इन दी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाय। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर जो भी है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दिया जा सकता है। और ये किस में कहा गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कह दी गई है, लिख दी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं 89th क्वेश्चन, डैश विदाउट ड्यूटीज़ आर लाइक मेन विदाउट शेडोज़। ठीक है, तो डैश विदाउट ड्यूटीज़ मतलब राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ आर लाइक मेन विदाउट शेडोज़, याद रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं 90th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, बिल्कुल सही है, ये गारंटी होती है। ठीक है, दे आर अ गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन मतलब स्टेट कोई भी गलत तरीके का एक्शन लेते हैं तो उसके लिए आपके पास ये गारंटी की तरह काम करता है।
कहाँ पर ये लिखा गया है, तो पार्ट 3 है भारत के संविधान का, उसमें लिखा गया है, ये भी सही है। दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, क्या ये इंश्योर करते हैं, तो ये इंश्योर नहीं करते हैं। ये इंश्योर करने का काम किसका है, डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का काम है। दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, तो क्या उनकी तरह नहीं है, तो उन्हीं की तरह ही है, तो अनलाइक नहीं होगा, यहाँ पर लाइक होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड जो ऑप्शन है वो सही है, थर्ड और फोर्थ क्या है, गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी इज़ गिवन बाय, तो देखिए राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है, किस किस आर्टिकल में है आपको बताना है, तो आर्टिकल नंबर 13 में और आर्टिकल नंबर 14 में है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है। अब राइट टू इक्वालिटी के अगर आप आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है, तो टोटल अगर आर्टिकल्स आप देखेंगे तो 14 से लेके 18 तक सारे ही आर्टिकल हैं। तो 14, 15, 16, 17, 18 सारे ही आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो ये राइट टू इक्वालिटी के ही हैं। तो अगर इसमें 13th ना इंक्लूड करें, इसमें जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 14, 15 और 16, मतलब 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, वह फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, प्रोहिबिशन एंड एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में भी अचीव बाय। तो देखिए अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो लॉज होने चाहिए, एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग जॉब एंड सर्विसेज का यहाँ पर कोई काम नहीं, तो इसमें 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवाइसेज्ड बाय द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करी गई है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो पहला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर इंक्लूडेड है, बिल्कुल ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी है इसमें इंक्लूडेड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, क्या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो यही आपको सोचना है कि आप प्रोटेक्शन ऑफ मतलब यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है क्या इसको इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, इसको आप समझिए पहले, इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला तो सही है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये सही है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ पर नहीं आएगा, तो राइट टू इक्वालिटी में आएगा। थर्ड भी इसमें गलत है, थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ये राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो पहला जो आपका माइनॉरिटीज़ वाला एक राइट है उसमें आ जाएगा। लेकिन जो चौथा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये भी इंक्लूड आएगा। तो यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 1 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ये दोनों इंक्लूडेड है, बाकी और कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स, तो देखिए प्रोविजन जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला गया है फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, दूसरा दिया गया है राइट टू वियर एंड कैरी कृपांस बाय सिख, ये ठीक है। स्टेट राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, और फोर्थ दिया है राइट टू कन्वर्जन। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है कि रिलीजन का कन्वर्जन है, इसमें 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट से गलत सही है, सही का बताना है, गलत नहीं बताना है। तो देखिए पहला क्या दिया गया, आर्टिकल 301 इज़ रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, क्या आर्टिकल 301 राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, गलत है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 301 नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ स्टैच्यूटरी राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात बिल्कुल सही है, लीगल राइट है, स्टैच्यूटरी राइट है। आर्टिकल 300A वॉज इंसल्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, जनता गवर्नमेंट थी, ठीक है, जनता गवर्नमेंट थी, आप याद रखिएगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी या जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसमें पहले जो सेकंड ऑप्शन है सिर्फ वही सही होगा, बाकी और सब गलत है। क्वेश्चन 96 में देखिए क्या कहा गया, चूज़ द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस, मतलब इंडियन सिटीज़न को तो अवेलेबल है लेकिन एलियंस को ये मतलब अवेलेबल नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन ये बिल्कुल सही है, इंडियंस को अवेलेबल है लेकिन मतलब फॉरेनर्स को नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है सबको अवेलेबल है, ठीक है। राइट टू माइनॉरिटीज़ भी सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है, सबको नहीं है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ये सबको अवेलेबल है। 97 पे आते हैं, 97 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसमें फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, तो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी है, राइट टू शेल्टर नहीं है, तो इसमें 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट बैंक 98th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है। नो वन कैन बी कंपेल टू सिंग नेशनल एंथम सिंस। देखिए कोई किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि नेशनल एंथम को गाए। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट विल बी अ वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये भी आपका सही है। और थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में कहा गया देयर इज़ नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग टू एनीवन टू सिंग नेशनल सॉन्ग, ये भी आपका सही। तो तीनों ही इसमें ऑप्शन सही है नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड। 99th क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया। तो सारे पर्सन को अवेलेबल नहीं है, कौन से राइट हैं यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये सबको अवेलेबल है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये भी सबको अवेलेबल है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये भी अवेलेबल है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो सबको अवेलेबल नहीं है, ये उन्हीं लोगों को अवेलेबल है जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, 18+ है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे इन इंडिया इफ़, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन इंडिया इफ़ अ रिलीजियस सेक्ट कम्युनिटी इज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज़ इंटाइटल टू। तो कोई भी कम्युनिटी है जिसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया तो उसको कौन सी स्पेशल एडवांटेज मिलती है, आपको बताना है। तो पहला दिया गया इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी टू लोकसभा, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा में नॉमिनेशन नहीं होता इन लोग का ऐसे इस तरीके से। इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये आपका सही है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम है, इसमें देख लेते हैं। मैच में बोला गया है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को आप कहाँ से मैच कर देंगे, तो ए का 3 से मैच हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 पे आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बोला गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये किस में आ जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 26 में आ जाएगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन किस में आता है, तो राइट टू एजुकेशन आपका आ जाएगा आर्टिकल नंबर 21 में। और प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़ किस में आ जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 29 में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और बाकी कई सारे MCQs हैं जो हम लोग ने कंपटीशन लेवल के लिए, स्कूल लेवल के लिए बनाए हुए हैं, उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दी गई। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।